डिस्क्लेमर, इस उपन्यास में चित्रित पात्र, घटनाएं और किस्से काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध संयोगवश हो सकता है। व्यक्त किए गए दृष्टिकोण, विचार और मत केवल लेखक के हैं और ये किसी संस्था या व्यक्ति के विचारों को नहीं दर्शाते। लेखक इस सामग्री की सत्यता या प्रामाणिकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से निवेदन है कि वे स्वयं विवेक का प्रयोग करें। अध्याय 34। राख और शपथ। काव्या की चिता की आग धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस लकड़ियों के जलने की चरम राहत सुनाई दे रही थी। आरव वहीं जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन चेहरा राख की तरह सफेद। बच्चे पास खड़े थे, पर किसी में हिम्मत नहीं थी उससे कुछ कहने की। उसके दिल में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, हमारा छोटा सा घर, उसे मत भूलना। उसने राख की मुट्ठी उठाई, सीने से लगाई और आकाश की ओर चीखा। काव्या, तेरे कातिलों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे आंसुओं की हर बूंद का हिसाब लिया जाएगा। जब तक तेरे सपनों का घर पूरा न कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसकी चीख से पूरा शमशान गूंज उठा। वो शपथ सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा की आग थी। अध्याय 35। अतीत की परछाई। उस रात विक्रम अंकल उसके पास आए। उनके चेहरे पर चिंता थी। आरव, अब और छुपने का वक्त नहीं है। काव्या की मौत कोई हादसा नहीं, साजिश थी। तेरे पिता के दुश्मन तुझे ढूंढ चुके हैं। आरव ने लाल आंखों से उनकी ओर देखा। तो अब उन्हें जवाब मिलेगा। पर अंकल, सच जानने से पहले एक सवाल है, मेरी माँ कहाँ है? बचपन से सुनता आया हूँ कि वो जिंदा हैं, पर किसी ने मुझे सच नहीं बताया। विक्रम की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, तेरी माँ जिंदा हैं, पर छुप कर रह रही हैं। तेरे पिता की मौत के बाद दुश्मनों ने उन पर भी वार किया था। उन्हें लगा कि तू भी मर गया। उसी सदमे में वो पहाड़ों में चली गईं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू उनसे मिले। आरव का दिल धड़क उठा। उसकी आंखों में एक साथ आंसू और आग थी। माँ, जिनकी ममता के बिना वो बड़ा हुआ, अब जिंदगी में लौटने वाली थीं। अध्याय 36। पहली भिड़ंत। कुछ ही दिन बाद आरव को खबर मिली कि वही काली कार फिर मोहल्ले के पास देखी गई है। उसका खून खौल उठा। रात को उसने खुद जाल बिछाया। गली सुनसान थी, बस हवा में सन्नाटा। तभी कार आए और उसमें से 4 नकाबपोश गुंडे उतरे। आरव ने पतली गली से उन पर वार किया। उसके हाथों में लोहे की छड़ थी। पहला वार सीधा एक गुंडे के कंधे पर पड़ा, हड्डी की आवाज आई। दूसरा घूंसा उसने पेट में मारा, जिससे दूसरा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन एक ने पीछे से चाकू निकाला और वार किया। आरव ने हाथ से रोक लिया, हथेली लहूलुहान हो गई, पर उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा गुस्सा था। उसने चीख कर कहा, काव्या का खून तुम लोगों की नस नस से निकालूंगा। लड़ाई के बाद जब आखिरी गुंडा जमीन पर पड़ा था, आरव ने उसकी कॉलर पकड़कर पूछा, किसके कहने पर आए थे? गुंडा हाँफते हुए बोला, वो शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति,
तुम्हारे पिता का दुश्मन सूर्य प्रताप सिंह। आरव की आंखें आग की तरह जल उठीं। अब उसे अपना असली दुश्मन मिल चुका था। अध्याय 37 माँ से मुलाकात। अगली सुबह विक्रम अंकल ने उसे पहाड़ों की ओर ले जाया। रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। कई घंटे पैदल चलने के बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुँचे। वहाँ एक औरत बैठी थी सफ़ेद साड़ी में, थकी हुई आँखों के साथ। लेकिन जब उसने आरव को देखा उसकी आँखें भर आईं। आरव, मेरा बेटा। आरव वहीं ठिठक गया। उसने कभी अपनी माँ को इतने करीब से नहीं देखा था। उसने रोते हुए माँ के कदम छुए। माँ, मैं लौट आया हूँ, लेकिन खाली हाथ नहीं। काव्या अब नहीं रही। माँ ने उसे सीने से लगाया और खुद भी फूट फूट कर रो पड़ी। उस पल दोनों की रुलाई पहाड़ों की खामोशी को चीर गई। माँ ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, तू अकेला नहीं है। तेरे पिता की विरासत तेरे साथ है। पर याद रख, बदला खून से नहीं, हिम्मत और दिमाग से जीतना। आरव ने सिर झुकाया। माँ, अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, काव्या का सपना और पापा का अधूरा न्याय पूरा करना। अध्याय 38 आंधी की शुरुआत। शहर की हवाओं में अब खून और बारूद की गंध थी। सूर्य प्रताप सिंह को खबर मिल चुकी थी कि वो लड़का जिंदा है। वो हंसते हुए बोला, तो खेल शुरू करते हैं। इस बार उसे उसकी माँ के सामने खत्म करूँगा। उधर आरव अपने माँ के आंचल में बैठकर शपथ ले रहा था। अब मैं छुपा हुआ बेटा नहीं, अब मैं वो तूफान हूँ जो सब कुछ बदल देगा। काव्या के खून की हर बूंद का हिसाब लिया जाएगा। और इसी तरह शुरू हुई एक जंग। प्यार के दर्द से जन्मी, माँ की दुआओं से संवरी, और नफरत की आग से जलती हुई। अध्याय 39 युद्ध का पहला बिगुल। आरव अब छुपा हुआ लड़का नहीं था। वो गली का साधारण छोरा नहीं, बल्कि अरबों की विरासत का असली वारिस था। काव्या की मौत ने उसके दिल को पत्थर बना दिया था। और माँ के आंचल ने उसमें वो ताकत भर दी थी, जो किसी भी जंग के लिए काफ़ी थी। विक्रम अंकल ने उसे पिता की पुरानी चिट्ठियाँ और कुछ दस्तावेज सौंपे। ये सब तेरा है बेटा। ये कंपनियां, ये ज़मीनें, सब तेरा हक है। लेकिन इसे हथियाने के लिए तेरे पिता के दुश्मन आज भी जिंदा हैं। आरव ने दस्तावेज़ों को हाथ में लिया और कसम खाई, अब ये विरासत मेरी ढाल भी बनेगी और तलवार भी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 40 खून का खेल। शहर के एक 5 सितारा होटल में सूर्य प्रताप सिंह की पार्टी थी। बड़े बड़े बिजनेस टायकून, नेता और गुंडे वहां मौजूद थे। स्टेज पर खड़ा सूर्य प्रताप सिंह हंसते हुए बोला, जिस लड़के को तुम सब ने मर चुका समझा था, वो जिंदा है। पर चिंता मत करो, जल्द ही उसकी चिता की राख भी इसी शहर में उड़ती दिखाई देगी। भीड़ में खुसुर फुसुर मच गई। तभी अचानक रोशनी बुझ गई।
अंधेरे में एक आवाज गूंजी, सूर्य प्रताप सिंह, तेरे हर पाप का हिसाब अब शुरू होगा। लाइट वापस आई तो सब दंग रह गए। दरवाजे पर खड़ा था आरव, काले कपड़ों में, आंखों में आग, और हाथ में पिता की पुरानी घड़ी चमक रही थी। उसकी मौजूदगी ने सबके दिलों में तूफान मचा दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 41। पहली टक्कर। सूर्य प्रताप सिंह जोर से हंसा। तो तू है वो छुपा हुआ वारिस। तेरे जैसे बच्चे को मैंने झोपड़पट्टी में कुत्तों की तरह जीते हुए छोड़ दिया और आज तू मेरे सामने खड़ा है। आरव ने तेज आवाज में कहा, झोपड़पट्टी में पल कर भी मैं तुझ जैसे शैतानों से बड़ा आदमी हूँ। तेरे हर गुनाह का हिसाब तुझे देना होगा। काव्या का खून तेरी आंखों के सामने मांगूंगा। सूर्य प्रताप ने इशारा किया और उसके दर्जनों गुंडे बंदूकें निकालकर आरव की तरफ बढ़े। लेकिन आरव अब वो कमजोर लड़का नहीं था। उसने अपनी जैकेट से चेन निकाली और बिजली की तरह पहला वार किया। एक गुंडे की बंदूक उसके हाथ से छीनकर उसने दूसरे पर फेंकी। कुर्सियां, टैबलेट टूटने लगी, लोग चीखकर भागने लगे। आरव की आंखों में सिर्फ खून का रंग था। हर घूंसा, हर लात, हर वार काव्या की याद में जलता हुआ बदला था। आखिर में, जब सभी गुंडे जमीन पर कराह रहे थे, आरव सीधे सूर्य प्रताप के सामने खड़ा हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 42। अधूरी भिड़ंत। आरव ने उसका कॉलर पकड़कर दहाड़ा। ये सिर्फ शुरुआत है। तूने मेरी मोहब्बत छीनी, मेरे पिता का नाम मिटाया, अब मैं तेरा नाम मिटाऊंगा। सूर्य प्रताप ने उसकी आंखों में देखकर कहा, लड़के, तुझे नहीं पता तू किससे भिड़ा है। तेरे पास सिर्फ दर्द है और मेरे पास पूरा साम्राज्य। इतना कहकर अचानक तेज धमाका हुआ। सूर्य प्रताप के आदमियों ने स्मोक बम फेंका और उसे वहां से निकाल ले गए। धुंध छंटी तो आरव अकेला खड़ा था। चारों ओर घायल गुंडे और टूटी कुर्सियां बिखरी थीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काव्या, देख रही हो ना? आज पहली बार तेरे कातिल से आंखें मिलाईं। मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही चैन लूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 43। माँ की दुआ। रात को जब वो घर लौटा, माँ उसके जख्म साफ कर रही थीं। उनकी आंखों में डर था, पर साथ ही गर्व भी। बेटा, तू जिस राह पर निकल पड़ा है, वो कांटों से भरी है। लेकिन याद रख, तेरे पिता का खून, मेरी दुआ और काव्या का प्यार तेरे साथ है। तू अकेला नहीं है। आरव ने माँ का हाथ थामा और रोते हुए कहा, माँ, जब तेरे हाथ मेरे सिर पर हैं, तो मैं अजेय हूँ। अब चाहे मुझे अपने खून से शहर रंगना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 44। आंधी का रूप। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां थीं। रहस्यमय युवक ने बिजनेसमैन सूर्य प्रताप की पार्टी में मचाई तबाही।
क्या ये वही वारिस है जिसकी मौत की कहानी सालों पुरानी है? शहर में डर फैल गया। गली मोहल्लों के बच्चे पहली बार अपने हीरो को देखकर गर्व से भर गए। लेकिन दुश्मनों की आंखों में आग और नफरत और भड़क उठी। अब खेल छुपा छुपी का नहीं था। अब ये जंग खुलेआम थी। आरव ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में आंसू भी थे और आग भी। वो बुदबुदाया, काव्या, अब तेरे खून का हर कतरा हिसाब मांगेगा। मैं वादा करता हूँ, तुझे इंसाफ दिलाकर ही जिंदा रहूंगा। अध्याय 45। वापसी का रास्ता। आरव अब सिर्फ बदले की आग से नहीं जल रहा था, उसके सामने एक बड़ा मकसद था। अगर उसे सूर्य प्रताप सिंह से जीतना था तो सिर्फ मुठभेड़ों और लाठियों से नहीं। उसे वही हथियार चाहिए था जिससे सूर्य प्रताप ने उसकी दुनिया उजाड़ी थी, पैसा, ताकत और बिजनेस। विक्रम अंकल ने एक पुरानी तिजोरी खोली। उसके भीतर नीली फाइलें थीं। उसके पिता की कंपनियों के कागजात, अकाउंट्स और शेयर सर्टिफिकेट्स। विक्रम ने कहा, तेरे पिता का नाम वीरेंद्र राजवंश। उन्होंने जो कुछ खड़ा किया था, सब आज भी तेरे नाम है। लेकिन सालों से सूर्य प्रताप सिंह और उसके आदमी इसे दबाकर बैठे हैं। बेटा, अब तू ही इसे वापस ले सकता है। आरव ने फाइलों को सीने से लगाया और बुदबुदाया, पापा, अब आपका बेटा लौट आया है। आपका साम्राज्य अब परायों के हाथ में नहीं रहेगा। अध्याय 46। नई पहचान। आरव को अब गली का लड़का नहीं, बल्कि एक नया चेहरा चाहिए था। विक्रम अंकल ने उसकी मुलाकात पुराने वकील मेहरा साहब से कराई। मेहरा ने दस्तावेज देखे और हैरान रह गए। ये सब तो सही है। अगर ये कोर्ट में पेश हुआ तो पूरा बिजनेस साम्राज्य तुम्हारे नाम हो जाएगा। लेकिन याद रखो, सामने बहुत ताकतवर लोग खड़े हैं। आरव मुस्कुराया, मेरे सामने अगर पहाड़ भी खड़ा हो तो मैं उसे तोड़ दूंगा। अब मेरी पहचान छुपी नहीं रहेगी। दुनिया देखेगी कि झुग्गी का लड़का असल में कौन है। कुछ ही हफ्तों में अखबारों में खबरें छपने लगीं। गुमनाम वारिस ने दायर किया दावा, राजवंश इंडस्ट्रीज पर असली मालिक की वापसी। क्या वीरेंद्र राजवंश का बेटा जिंदा है? शहर का हर नुक्कड़ इस चर्चा से गूंजने लगा। अध्याय 47। दुश्मन की चाल। उधर सूर्य प्रताप सिंह का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसने अपने आदमियों से कहा, अगर ये लड़का कोर्ट तक पहुंच गया तो हमारी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इससे पहले कि ये अपनी ताकत हासिल करे, इसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। उस रात आरव के घर पर हमला हुआ। गोलियों की बौछार, खिड़कियों का टूटना और आग की लपटें। लेकिन आरव ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने मां को सुरक्षित जगह पहुंचाया और खुद हथियार उठाकर दुश्मनों को खदेड़ दिया। उसकी आंखों में आग थी। तुम्हारे हर वार का जवाब मिलेगा। अब मैं वो आरव नहीं, बल्कि राजवंश का वारिस हूँ।
अध्याय 48। माँ का आशीर्वाद। हमले के बाद माँ ने आरव का माथा चूमा और कांपते स्वर में कहा, बेटा, तेरे पिता का सपना था कि ये बिजनेस सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि लोगों की सेवा का जरिया बने। वो हर कामगार को अपना परिवार मानते थे। वादा कर कि तू इस विरासत को सिर्फ बदले के लिए नहीं, बल्कि भलाई के लिए भी जिएगा। आरव की आंखें भर आईं। उसने माँ के पांव छुए और कहा, माँ, मैं वादा करता हूँ, ये साम्राज्य अब सिर्फ नाम का नहीं होगा, बल्कि लोगों का होगा। लेकिन पहले मुझे काव्या के खून का बदला लेना है। अध्याय 49। अदालत का रणक्षेत्र। कुछ हफ्तों बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। हॉल खचाखच भरा था। मीडिया, बिजनेस टायकून और नेता सब मौजूद थे। जज ने गहरी आवाज में कहा, मामला है राजवंश इंडस्ट्रीज के मालिकाना हक का। वादी पक्ष से कौन है? आरव आत्मविश्वास से उठा। काले सूट में, गंभीर आंखों के साथ उसने कहा, मैं, आरव राजवंश, वीरेंद्र राजवंश का बेटा और इस साम्राज्य का असली वारिस। पूरा हॉल गूंज उठा। लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। यही है वो लड़का, वही वारिस। उधर सूर्य प्रताप सिंह ठंडी हंसी के साथ बोला, बेटा, अदालत में दावे खून से नहीं, सबूतों से जीतते हैं। आरव ने मेज पर अपने पिता की लिखी वसीयत और सारे दस्तावेज रख दिए। और ये सबूत मेरे पास हैं। अध्याय 50। तूफान की आहट। अदालत की कार्यवाही लंबी चली, लेकिन माहौल बदल चुका था। मीडिया ने आरव को हीरो बना दिया। गली मोहल्लों के बच्चे उसकी तस्वीर लेकर नारे लगाने लगे, राजवंश लौट आया है। सूर्य प्रताप के लिए ये खेल अब मुश्किल होने लगा। लेकिन वो चुप रहने वाला नहीं था। उसने अपनी आंखों में खून भरकर कहा, बच्चे, तूने तूफान को छेड़ा है। अब देखना, ये शहर खून और आग से भर जाएगा। आरव ने अखबार की सुर्खियां देखीं और आसमान की ओर देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। काव्या, ये तेरे लिए है। तेरे सपनों का घर अब सच होगा। लेकिन उससे पहले मुझे इस शहर से तेरे कातिल का नाम मिटाना होगा। ये कहानी कैसी लगी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और रोमांचक कहानियाँ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूले, और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।